कितना जबरदस्त किस्म का देसी सादा मैकेनिकल अरेंजमेंट है गंदुम को फीड करने का चक्की के अंदर। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बकरियां पाला करें घरों के अंदर और ऐसे ताज़ा दूध निकाल के पिया करें। ये देखें मस्जिद में 1 रुपया भी खर्च नहीं हो रहा। सारे आगे भी बहुत चश्मे हैं, पहाड़ों से बल खाते हुए चश्मे पहाड़ों की चोटियों से गिर रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह, आपके सिर्फ 22 बच्चे हैं। आप करते क्या हैं आप, यानी इसके अलावा? तो हम तो आगे यहाँ बयान के लिए जाएंगे, तो यहाँ रात हम ठहरे थे तो दिल ही नहीं कर रहा है यहाँ से निकलने का। आगे बस जी जी शाबाश। तो यहाँ उमूमन जो है नमकीन चाय इस्तेमाल होती है। अच्छा, मीठा कम खाते हैं? कम खाते हैं। और रोटी जो है हम, और ये पानी यहाँ आके मिल रहा है और आप देखें ये मंजर देखो आप, क्या खानदानी मंजर है या नहीं है? ये बदमाश लग रहा है मुझे इस गांव का। देखो गांव का बदमाश। दीनो ईमान मरकज़े दीनो ईमान मरकज़े दीनो ईमान। जी हाँ, हमने आपको अभी दारेल की सैर कराई है। बड़ी अच्छी जगह बनाई हुई है इन्होंने। धूप में मौलाना नूर अहमद साहब ने अभी बकरा काटा। इधर दिखाया जरा मुझे। माशाल्लाह यहाँ के बकरों का भी गोश्त बड़ा ज़बरदस्त है। ठीक, अब लोगों को मौलवियों के बकरे खाने पर भी एतराज़ होता है, ये मौलवी लोग बकरे खा रहे हैं। भाई हमने पढ़ाई के दौरान दालें खा के पढ़े हैं, दालें खा के पढ़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगर बकरा कोई खिला रहा है तो मेरा ख्याल है लोगों को एतराज़ नहीं होना चाहिए इस पर। क्या क्या खिलाने वाला भी मौलवी है, ये भी हमारे ये मदरसे में मुदर्रिस रहे हैं। तो मौलवी अगर मौलवी को बकरा खिलाए तो मेरा ख्याल है कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। हर किस को, और वो भी अपने पैसों का ना, कुछ चंदे के पैसों का तो है नहीं जी। तो ये बड़ी अच्छी धूप ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे। हज़रत मौलाना हुसैन खलील खेल साहब हैं। मौलाना हुसैन खलील खेल साहब हैं, ये भी जामिया के बड़े उस्तादों में से हैं। मौलाना बशीर साहब जो हैं वो अंदर लेटे हुए हैं सस्ताने के लिए, इधर घर में पीछे। तो ये देखो छोटे छोटे बच्चे भी कितना काम करते हैं यार। एक चीज़ यहाँ बच्चे ही करते हैं। एक चीज़ मैंने यहाँ देखी है कि जो बड़ा बच्चा है ना, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, सारे छोटे बहन भाइयों को संभालता है। जी जी, ऐसा ही है ना मौलाना? बिल्कुल ऐसा ही है। अभी मेरे पास 22 बंदे बच्चे। हाँ। माएँ का भी गोद में नहीं लेती। अच्छा। दूध देने के लिए इधर लाओ के कर दूध दे दिया। हाँ। फिर वो उठा के जाते बाहर धूप में, अच्छा मिट्टी में लोट-पोट हो रहे और बीमारी है ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस कभी कभार मौसम चेंज हो रहा है तो उस वक्त थोड़ा सा तो बड़ा बच्चा छोटे बच्चों को संभालता है। सही है माशाल्लाह। लड़का हो या लड़की हो, वो उठा के संभालते हैं, माँ को पर बोझ नहीं छोड़ते। जबरदस्त। माएँ खुद ये बच्चों को ट्रेन करती है ना, बड़े वाले को छोटे को तरबियत करते हैं। हाँ बस जब वो मदरसे जाते या स्कूल जाते तो जाए, वहाँ से वापस आने के बाद वो बस घर का है, वही बच्चे उठाए जाके खेलते। सही है सही है। हमारे यहाँ तो खेलने की जगह भी नहीं है बच्चों की। और एक खास बात ये है ना मुफ्ती साहब, ये तिब्बी हवाले से ये मिट्टी में इन बच्चों को छोड़ दिया जाए कि ये मिट्टी में खेल कूद करते रहे, उसमें कुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा, इनकी हड्डियां मजबूत हो जाती है। हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है। जो बच्चे मिट्टी में खेले हो ना, हम तो कीचड़ में खेल के चपेटे मारते थे एक दूसरे को कीचड़ के। हमारे दूर ग्राउंड था, बारिशों में हम लोग वहाँ जाते थे और फिर कीचड़ में ना वो कीचड़ के गोले बना बना के एक दूसरे पे ठोकते थे, फिर घर में आके पिटते भी थे। तो सर्विस होती थी हमारी घर आके। मुफ्ती साहब एक सवाल उठाया जाता है कि अगर ज्यादा बच्चे हो तो उनकी तरबियत नहीं हो पाती, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये बकवास है बिल्कुल 100%। बहन भाई खुद एक दूसरे की तरबियत करते हैं। अगर आप इनको बिल्कुल ही आवारा छोड़ दें तो एक बच्चा भी बदमाश बनेगा ना, चरसी हीरोइनची बनेगा, चोर बनेगा। वो तो अगर आप बाप ने कसम उठाई भी है कि बच्चों को इंसान का बच्चा बनाना ही नहीं है, वो तो एक बच्चा भी फिर चोर बनेगा। और अगर आप एतदाल के साथ तरबियत करें तो ज़्यादा बच्चों की तरबियत ज़्यादा अच्छी होती है। वो खुद एक दूसरे को पालते हैं, एक दूसरे की तरबियत करते हैं। हमारी जो निगरानी की है वो तो मेरे बड़े भाइयों ने मेरी निगरानी ज़्यादा की है। वालिद साहब तो बेचारे ऑफिस से शाम को आते थे, हमारी तो ज़्यादा निगरानी मेरे बड़े भाइयों ने की है।
تو یہ تو عام طور پہ شہروں میں ہے 1 یا 2 بچوں کا کہ بچوں میں وقفہ ہونا چاہیے 3-4 سال کا تاکہ سنبھالنے میں انہیں یہ جناب میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے. میں نے اپنی کتاب جو ہے نا 4 شادیوں والی اس میں انگلینڈ کے نوبل انعام یافتہ جو ڈاکٹرز ہیں نا میڈیکل سائنس کے, ان کے مقولے نقل کیے ہیں. ان کے قول کہ 2 بچوں کی پیدائش میں زیادہ وقفہ ہوتا ہے تو اس سے بچے کی مینٹل گروتھ رکتی ہے. بچے کو مینٹل گروتھ کے لیے قریب العمر بچہ چاہیے جی. وہ پھر اس سے اپنی باتیں شیئر کرتا ہے, اس کو سمجھاتا بھی ہے, اس سے سیکھتا بھی ہے. اگر وہ زیادہ وقفہ ہوگا تو بچے کو اپنے قریب العمر کوئی بہن یا بھائی نہیں ملتا. اس کا نقصان ہی ہوتا ہے, باہر کے بچوں میں دل لگاتا ہے, پھر وہ وہاں بگڑنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے. بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کو ان میں بگاڑ کا چانس کم ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ 0 ہوتا ہے, کم ہوتا ہے چانس. تو یہاں صحتیں دیکھیں لوگوں کی ماشاءاللہ, اتنے بچے ہیں پھر بھی ماؤں کی صحتیں بھی اچھی ہیں, بچوں کی بھی اچھی صحتیں ہیں. تو یہ ابھی ہمیں پہ مسلط کیا ہے ایک چیز نسل روکنے کے لیے نا. باقی عورت کی صحت پہ کیا اثرات ہوتے ہیں اگر بچے بچے پیدا نیچر سے جب بغاوت کی جائے گا نا تو صحت خراب ہوتی ہے. نیچر پہ چلنے سے کبھی صحت خراب نہیں ہوتی. بچوں کا پیدا کرنا یہ عورت کی نیچر کا حصہ ہے, یہ قدرت نے اس کے ذمہ لگایا ہے. اب اس میں یہ یونائٹڈ نیشن سے پوچھ کے نہیں پیدا کیے جائیں گے یہ, یا کوئی لا انسان نہیں بنا سکتا اس بارے میں. یہ گاڈ کی طرف سے, خدا کی طرف سے کچھ چیزیں ہیں, اگر وہ نہیں ہوں گی تو وہ پیچیدگیاں پیدا ہوں گی. یہ تو ڈاکٹر کہتے ہیں, جو یورپ کے ڈاکٹر کہتے ہیں یہ باتیں. یعنی عورت فزیکلی زیادہ فٹ رہے گی, اس کی عمر زیادہ لمبی ہوگی. وہ یہ جو کہتے ہیں نا 10 بچوں کے بعد اس عورت کا بیڑا غرق ہو گیا, آپ مشاہدہ کر کے دیکھ لیں. جس کے بچے نہیں ہیں, جس کے 10 بچے ہیں, بیڑا غرق اس کا ہوا ہوگا جس کے بچے نہ ہوئے ہوں. جس کے 10 بچے ہوں گے, 12 بچے ہوں گے یا زیادہ ہوں گے, اب اس کا بیڑا نہیں غرق ہوگا, وہ بالکل فٹ فاٹ ہوگی, جوان ہوگی. جی. ہماری دادیاں 85-90 سال میں انتقال ہوا ہے, تو ان کو تو یہ بیچاری جانتی نہیں تھی کہ نسل روکنا کسے کہتے ہیں. بہت عمدہ. تو یہ تو اب ہو گیا یہاں پہ. یہاں بھی عورتوں کی عمریں لمبی ہیں. تو لوگ کہتے ہیں آج کل وہ خوراکیں نہیں ہیں. جی. تو یار خوراک اتنا پیسہ, اچھا آپ کو جو نسل کی بندش نظر آئے گی نا, جی, زیادہ وقفہ بچوں کی پیدائش میں یا کم بچے, یہ ان میں نظر آئے گی جن کے پاس دولت زیادہ ہے. جی. جن کے پاس بچوں کو پڑھانے کے پیسے بھی زیادہ ہیں, جی, کھلانے کے پیسے بھی زیادہ ہیں. جی. تو اس کا مطلب یہ بات, یہ اس کی بیس ہی غلط ہے. تو ایک اور یہاں تو اگر آپ کہتے ہیں خوراکیں اچھی نہیں ہیں تو اچھی خوراکیں کھلا لو یار. اللہ نے آپ کو وسائل دیے, اچھی خوراکیں کھلاؤ. تو کس نے منع کیا اچھی خوراک کھانے سے؟ گورنمنٹ نے کوئی پابندی تو نہیں لگائی. مفتی صاحب ایک اور ان لوگوں سے گفتگو کے بعد جو ہے وہ معلومات میں اضافہ ہوا کہ یہاں پہ نارمل ڈیلیوری کا ریشو بہت زیادہ ہے, بلکہ ہمارے علم میں تو ایک کیس بھی نہیں آیا. تو ہاسپٹل ہی نہیں ہے نا. جی ہاں, تو موت کے کیسز نہیں ہیں یہاں پہ. جی, نارمل ڈیلیوری تو نیچرل عمل ہے. جی. تو شہروں میں جو بہت زیادہ جو بنا دیا گیا ہے آپریشن کے, ہر دوسری تیسری خاتون کے آپریشن ہو رہا ہے. خیر اس میں تو گائنی کی بہت سی ڈاکٹرز ہم سے رابطے میں ہیں, وہ خود بتاتی ہیں کہ یہ ہسپتال کی طرف سے ہمیں ہدف دیا جاتا ہے کہ آپریشن کرنا ہے. بالکل صحیح. کیونکہ اسپتال نے 2 وجہ سے, دیکھیں بعض کیس تو واقعی ایسے ہوتے ہیں جن میں آپریشن بنتا ہے, وہ تو واقعی ہوتے ہیں نا. آپریٹ نہ کیا جاتا تو ماں مر جاتی یا بچہ مر جاتا, وہ تو ہیں, وہ تو جینین کیسز ہوتے ہیں, لیکن وہ ہزاروں میں ایک. بالکل صحیح. کیونکہ ڈیلیوری جو ہے نا ایک نیچرل عمل ہے. جی, جی. تو نیچرل عمل میں 2-4 لوگ تو ہزاروں میں ہو سکتے ہیں. یہ تھوڑی کہ ہر تیسری چوتھی خاتون کے جناب, اس کا مطلب قدرت کا نظام ہی برباد ہو گیا. جی بالکل صحیح. تو لیکن زیادہ تر جو کیسز ہسپتالوں میں آپریشن کے ہو رہے ہیں, یہ 2 وجہ سے ہو رہے ہیں. ایک تو ہسپتال نے ہدف دیا ہوتا ہے کہ ہم نے اتنے پیسے کمانے ہیں. جی. یہ انسانیت کی خدمت کا ادارہ نہیں ہے, یہ پیسے کمانے کے لیے ہم نے بنایا ہے. جی. تو اس میں وہ آپریٹ کر دیتے ہیں. دوسری ایک اس سے بھی زیادہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ نیچرل جب ڈیلیوری ہوتی ہے تو اس کا اسپیسیفک کوئی خاص ٹائم نہیں ہوتا. جی. ڈاکٹر جو ڈیٹ دے دیتے ہیں نا, تو یہ ڈیٹ یقینی نہیں ہوتی. 15 دن لیٹ بھی ہو سکتا ہے, 1 مہینہ بھی ہو سکتا ہے, 2 مہینے بھی ہو سکتا ہے. جیسے گاؤں دیہاتوں میں تو ہوتا ہے کہ بھائی جو ہے نا 9 مہینے کے بعد بجائے 12 مہینے میں بچہ پیدا ہوا. یہ تو پہلے بہت کیسز ہوتے تھے. جی. ہفتہ ڈیلے ہو سکتا ہے, 1.5 ہفتہ ڈیلے ہو سکتا ہے, وقت سے پہلے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ تو نارمل میں تو ہوتا ہے. جی. جی. اب آپ جو خواتین جس ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں تو وہ یہ ٹینشن لینے کے لیے ڈاکٹر تیار نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے یار میں انگیج رہوں اس پیشنٹ کی وجہ سے, جیسے درد اٹھے اور واپس گھر بھیج دیا اس کو, اب جب دوبارہ آ جانا ڈاکٹر یہ ٹینشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ڈاکٹر کہے گا مجھے دوبارہ فون کریں گے. جی. جی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ عمل جو نیچرل تھا اب نیچرل رہا نہیں ہے.
बेड़ा गर्क हो गया है ऑपरेशन के बाद, देखें ना जी। अच्छा बाहर मुल्कों में, चाइना में जो हमारे रिलेटिव है वो बताते हैं कि यहाँ डॉक्टर अगर पेशेंट कहे भी ना ऑपरेट करना है तो डॉक्टर नहीं करते। जी। वहां डॉक्टरों की ट्रेनिंग ऐसी है, वो कहते हैं जब तक ये कुदरती तरीके से हो सकता है उस वक्त तक हम ऑपरेशन की तरफ नहीं जाएंगे। यानी पेशेंट कह भी रहा होता है कि हमें यानी आप ऑपरेट करें, लेकिन डॉक्टर नहीं जाते। और हमारे यहाँ उल्टा मामला है, हमारे यहाँ पेशेंट कह दे कि नहीं ऑपरेट नहीं करना, डॉक्टर कसाई बन के बैठे हुए होते हैं चापड़ और छुरे लेके ना। सब डॉक्टरों की बात नहीं कर रहा, जो इस वक्त मेरी वीडियो नहीं देख रहे उन डॉक्टरों की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये बड़ा गलत मामला है। आप जमीन में चलें फिरें, आपको हकाइक नजर आएंगे। तो जो चीज नेचुरल है उसको नेचुरल ही रहने देना चाहिए। नस्ल रोकना ये नेचुरल नहीं है, ये नेचर की से बगावत है। बिल्कुल सही। और इसमें माँ के लिए सबसे बड़ा तोहफा खुदा ने जो रखा है ना वो औलाद है। कुरान कहता है यहाबु लिमन यशाउ इनासा, जिसको चाहता हूँ बेटियां गिफ्ट देता हूँ, जिसको चाहता हूँ बेटे गिफ्ट देता हूँ, और जिसको चाहता हूँ बेटे बेटियां दोनों गिफ्ट देता हूँ। तो खुदा का सबसे बड़ा गिफ्ट जो मर्द और औरत के लिए है ना वो औलाद है। जी। आप उसे उसी गिफ्ट से महरूम कर रहे हो। आपकी अपनी हकीकत में सिर्फ आपकी औलाद ही होती है। अभी देखिए हम यहाँ आए हुए हैं घूमने फिरने, माशाल्लाह आप लोग भी बड़ा प्रोटोकॉल दे रहे हैं, बयान सुनते हैं जी। जब हम बुढ़े हो जाएंगे तो कौन जानेगा मुफ्ती तारिक मसूद साहब है भाई, कौन सुनेगा बयानात। तो ये दुनिया, अगर आपके अंदर कोई एबिलिटी है तो जब तक वो एबिलिटी है, काबिलियत है, दुनिया आपको इज्जत देगी। उसके बाद उमूमन दुनिया याद नहीं रखती है। औलाद वाहिद वो नेमत है कि माँ बाप जितने बूढ़े हो जाए ना, औलाद उतना ज्यादा उनका ख्याल करती है। तो आपका जो सरमाया है ना असल, वो आपकी औलाद है। और ये दुनियादार लोग, लिबरल लोग हमें उसी औलाद से महरूम कर रहे हैं। तो उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे। मुफ्ती साहब, ये आम तौर पे जो ख्याल किया जाता है कि औरत की फिजिक और उसकी फिटनेस के हवाले से, तो जो नॉर्मल डिलीवरी है और सिजेरियन ऑपरेशन है, तो इन दोनों में से किसके बाद औरत ज्यादा फिजिकली फिट रह सकती है? देखिए ये तो डॉक्टरों की फील्ड है, मेरी फील्ड नहीं है। लेकिन डॉक्टरों से ही आप तहकीक करें, और तहकीक की जरूरत नहीं, मुशाहिदा कर लें। जिन खवातीन के ऑपरेशन से बच्चे होते हैं उनकी फिजिकल फिटनेस देखें जी, और जिनके नॉर्मल होते हैं उनके देख लें जी। जमीन आसमान का फर्क है जी। नॉर्मल डिलीवरी में खवातीन 10-10 बच्चे पैदा करने के बाद भी वैसे ही रहती हैं जैसी थी, और ऑपरेशन के बाद जो हशर होता है खवातीन का सारी दुनिया जानती है। तो ये अगरचे मेडिकल साइंस की फील्ड है, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसका मजहब से भी ताल्लुक है ना, क्योंकि मजहब ने हुक्म दिया नस्ल बढ़ाओ जी। तो मजहब कभी भी नेचर के खिलाफ बात नहीं करता। इस्लाम का कोई एक हुक्म आप बता दो ना जो नेचर के खिलाफ हो, या मेडिकल साइंस ने उसको चैलेंज किया हो कि इस्लाम का ये हुक्म ऐसा है जो जिससे सेहत खराब होती है। जी। तो ये कैसे हो सकता है? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं तज़व्वजुल वदूद अल वलूद, ऐसी औरत से निकाह करो जो औलाद तुम्हें कसरत से दे। तो ये चीज अगर औरत की सेहत को बर्बाद कर रही होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हुक्म देते जी। हाँ, कहीं कोई वाकई कोई बीमार हो खातून, वो एक अलग बात है। तो बीमार लोगों के तो जाहिर है वो तो रोटी भी नहीं खा सकते ना, उनके लिए तो दौड़ना भी मना होता है। कोई हार्ट पेशेंट है तो डॉक्टर थोड़ी कहेगा कि आप सुबह सुबह जॉगिंग करो, लेकिन इसका ये मतलब कि जॉगिंग से सेहत खराब होती है, ये बिल्कुल गलत बात होगी। तो कोई खातून वाकई बीमार है वो एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मल जो हमारे यहाँ खवातीन का जहन खराब कर दिया है, क्योंकि मैं इस पे ज्यादा इसलिए बोलता हूँ कि इससे जो अखलाकी बुराइयां जन्म ले रही हैं, इससे हम मईशत में भी डाउन जाएंगे। लोग ये बताते हैं कि बच्चे पैदा करें, खाएंगे कहाँ से? भाई बच्चे इतना खाते नहीं है जितना खिलाते हैं, खिलाते ज्यादा हैं। आप देख लें जिनके यहाँ औलादे हैं तो कैसा अल्लाह ने माली फरावानी दी है उनकी। ये देखो ये छोटी बच्ची आ गई, फूल जैसे बच्चे मिलते हैं। और जो बच्चे जिनके यहाँ नहीं होते मालदारों के, मैं देख रहा हूँ वो फिर बिल्लियाँ और कुत्ते पालते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बड़े बड़े हजार गज के बंगलों में गया हूँ यार, कुत्ते पाले हुए हैं। और अजीब बात यह है कि दीवारें काटती हैं, यानी मैं हजार गज के बंगलों में भी गया हूँ, अफराद ही नहीं है यार उनके, एक बेटा एक बेटी, और वो ना बहुएं हैं ना दामाद हैं ना पोते नवासे, और बुढ़ापे में ना दीवारें खा रही होती हैं। बेडरूम बना दिए 6-6, 7-7, बंदा नहीं है रहने के लिए। और हम जब सफर से वापस जाते हैं सबसे ज्यादा खुशी बच्चों से मिलके होती है। बच्चे ऐसे इंतजार कर रहे होते हैं गली में खड़े हुए, जी अब्बू आ रहे हैं। तो ये जो लिबरल लोग हैं ना, इन्होंने हमसे, हाँ नई तहजीब, इन्होंने हमसे हमारा दीन भी छीना है, हमारी खुशियां भी छीनी है। ये देखो इधर आओ बच्चे, अभी तुम्हारे फजाइल बयान हो रहे। आ जाओ। अच्छा ये तो वही है ना, अभी ये कपड़े बदल के आई।